हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहला टॉपिक चुनते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायंगल। इसकी परिभाषा क्या है? आप लोग छोटे क्लासेस में ट्रायंगल बनाना सीखे होंगे। ये ट्रायंगल बन गया, इसके नाम कर देते हैं आप ABC अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, B वर्टेक्स C। इसकी परिभाषा क्या है कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये तीन भुजा होती हैं। ये तीन कोण होते हैं। इन कोणों के नाम, अगर शीर्ष B है तो B के नाम से, A जो है इसका कोण A है, C नाम है तो C से नाम देते हैं। चूँकि इसमें तीन कोण होते हैं इसलिए त्रिभुज को एक दूसरे नाम त्रिकोण के भी नाम से पढ़ते हैं। त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं और त्रिकोण का ही अंग्रेजी नाम है ट्रायंगल। ये त्रिभुज की परिभाषा हो गई। अब अगला टॉपिक हम लोग चुनते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ये समकोण त्रिभुज, अगर कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, यह मैं समकोण त्रिभुज की आकृति बना रहा हूं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ABC नाम दे दिया। एक कोण 90 डिग्री और बाकी यह कोण और यह कोण न्यून कोण होते हैं। शीर्ष A के नाम के कारण इसको A और इसको C नाम दे सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कोण B की वैल्यू 90 डिग्री है। कोण B की वैल्यू 90 डिग्री है और इसमें जो कोण है, न्यून कोण किस संकेत से? न्यून कोण का संकेताक्षर, संकेत देने वाला अक्षर। देखिए, एक न्यून कोण A है, एक न्यून कोण C है। इसको किस अक्षर से लिखते हैं? शीर्ष का अंग्रेजी नाम जो होता है, अंग्रेजी नाम से, शीर्ष के अंग्रेजी नाम से। पहला तरीका न्यून कोण का संकेत, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। यहाँ B नहीं है क्योंकि B तो 90 डिग्री है। ये और लेटर X, Y, Z, लेकिन हम लोग जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही कोण के नाम रखते हैं। और दूसरा एक ग्रीक भाषा का संकेत देने वाला अक्षर होता है थीटा, इसको पढ़ते हैं। थीटा से भी न्यून कोण का संकेत बनाया जाता है। अगला, ये गोला बना करके इसको काट दो, इसको फाई पढ़ते हैं और इसको एल्फा पढ़ते हैं। एल्फा से भी लिखा जाता है कोण को। बीटा इसको पढ़ते हैं, बीटा से भी, और बहुत से तरीके होते हैं
कोण के नाम देने वाले अक्षर। अब आगे हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नामकरण, भुजाओं का नामकरण। जैसे ये समकोण त्रिभुज मैं बना दे रहा हूं, ये नाम ए बी सी, इसका यह कोण 90 डिग्री है। इस कोण को ए कह दिया मैंने, ए शीर्ष था इसलिए इसका नाम ए पड़ गया, और यह शीर्ष सी है इसलिए इस कोण को हम लोग सी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, भुजा को कहते हैं कर्ण। यहाँ सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री जो होती है, इसके सामने वाली भुजा यही कर्ण कहलाती है। कर्ण का नाम यहाँ ए सी है, ए सी भुजा। और न्यून कोण ए के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे, ए, तो ए के सामने वाली जो भुजा है बीसी है। बीसी क्या है? कोण ए के सम्मुख भुजा। इसको नाम देते हैं लंब। लंब याद रखिए कि जिस न्यून कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं। और ए के लगी हुई जो भुजा होगी, भुजा ए बी क्या है? कोण ए से संलग्न भुजा। कोण ए से संलग्न भुजा, इसको कहते हैं आधार। तो इस तरीके से तीन नाम, आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा, और न्यून कोण जो होता है उससे संलग्न भुजा को आधार कहेंगे, और कोण के सम्मुख सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें न्यून कोण सी के सापेक्ष बात करें, तो न्यून कोण सी के सापेक्ष लंब और आधार के नाम बदल जाएंगे। न्यून कोण सी के सापेक्ष अगर लंब हम कहेंगे कौन सा है, तो सी के सामने वाली भुजा ए बी हुई, ए बी को फिर लंब पढ़ा जाएगा। और आधार किसे कहेंगे? आधार कहते हैं संलग्न भुजा। जो कोण सी है, ये सी से लगी हुई भुजा बी सी है, तो बी सी को आधार पढ़ा जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम पढ़ने का तरीका था। अब यह नाम पढ़ लिया आपने। अब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं हमको पता है, तीसरी भुजा निकालना होता है, तब सूत्र होता है लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अगर इससे कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग है यहाँ, तो कर्ण निकालना है अगर, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ दीजिए तो बड़ी भुजा निकल जाएगी। और अगर लंब निकालना है तो लंब कैसे निकालेंगे? बड़ी लंब निकालना है तो आधार को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यह निकल जाएगा आपका लंब। अब अगर आधार निकालना है तब कैसे? कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दीजिए तो यह आधार निकल जाएगा। तो यह पाइथागोरस प्रमेय पर बात हुई। अब हम कहें कि त्रिकोणमिति की परिभाषा बताओ। त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। त्रिभुज के अंग 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है।
यह ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये कोण ए है। तो ये 3 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, ये 6 मिलाकर के 6 अंग कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा कहेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। रिपीट कर लीजिए, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, त्रिकोणमिति, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है अध्ययन, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना। ये त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया होगा आप। अब हम लोग अगला टॉपिक चुनते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 10th की पर्पज से। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अगर इस कोण को हम नाम दे देते हैं थीटा, ए बी सी वैसे रखा गया है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब के नाम से पढ़ी जाएगी। थीटा से लगी हुई भुजा होगी वह आधार कही जाएगी, और 90 डिग्री यह जो कोण बी है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इन तीनों भुजाओं में 2 भुजा पता है, तो तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात किन्हीं 2 भुजाओं, एक समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजा का अनुपात, समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को क्या नाम देते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को, कोई चाहे लंब आधार हो, चाहे कर्ण आधार हो, चाहे लंब कर्ण हो, कोई 2 भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। चूंकि अलग अलग भुजाओं के अनुपात के नाम अलग अलग रखना चाहिए, इसलिए अलग अलग अनुपात होने के कारण अलग अलग अनुपात बनाए गए हैं। नाम देखिए, साइन थीटा, इस न्यून कोण के लिए साइन थीटा, तो इसका यह साइन थीटा किसका नाम रखा गया है? लंब और कर्ण के अनुपात को कहते हैं साइन थीटा। इसमें याद रखिए, साइन और थीटा गुणा नहीं है। साइन थीटा एक चीज़ है, ये लंब की भुजा और कर्ण की भुजा की लंबाइयों का अनुपात होता है। अगला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कहते हैं आधार बटे में कर्ण। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा लंब
और आधार दो भुजाओं का अनुपात। इसका उल्टा, साइन का उल्टा अगर हम कहें तो इसको पढ़ते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण और लंब का अनुपात कॉसेक थीटा के नाम से पढ़ा जाता है, जो कि साइन का उल्टा होता है। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। इसका अनुपात क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा कहेंगे, उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? भुजाओं का अनुपात होता है। याद रखने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूं। याद रखने का तरीका देखिए, यहां लंब को L से लिख दीजिए, आधार को A से लिख दीजिए। A लिख दिया मतलब आधार। कर्ण को K से संकेत दे दीजिए। तब देखिए कैसे एक तरीका है जिसको कहते हैं लाल बटा कक्का। तो यहां से आप पढ़िए लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन, और यहां पर आधार बटे कर्ण कॉस, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ये हो गया टैन। और उल्टा आइए देखिए कैसे, ऐसे कर्ण बटे लंब, ये हो गया कॉसेक, और कर्ण बटे आधार, ये हो गया सेक, और यहाँ पर आधार बटे लंब, ये हो गया कॉट। इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध अब पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल अनुपात 6 होते हैं। इन अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। अब इसके आगे चलिए, इसी तरीके से कॉस थीटा किसका उल्टा हो गया? बता सकते हैं आप कि यह सेक थीटा का उल्टा होता है, ऊपर परिभाषा सूत्र के हिसाब से। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, और टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। एक चीज़ और आपको जानकारी होनी चाहिए, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के भी बराबर होता है, और इसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हो गया। कुछ विशेष जानकारी और हम लोगों को करनी है, विशेष बातें इस अनुपात में। कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जब भी निकालेंगे तो इसका मान सदैव, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सदैव हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि कर्ण बटे में होता है और बटे में होने के कारण वह अंक छोटा हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा का मान सदैव 1 से छोटा ही होता है। और इसी तरीके से सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तीसरी विशेष बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि टैन थीटा और कॉट थीटा का मान 1 के बराबर या छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। ये तीसरी विशेष बात हुई। चौथा पॉइंट पर हम पढ़ेंगे कि जो साइन थीटा लिखा गया है इसका कभी भी ये मतलब न समझें आप कि साइन और थीटा की गुणा होती है। साइन थीटा एक चीज़ है, ये गुणा में नहीं समझना चाहिए। चाहे साइन हो या इसी तरीके से टैन थीटा का मतलब आप नहीं समझेंगे कि टैन अलग है और इसके साथ थीटा की गुणा है। और पांचवी मुख्य बात आप समझें क्या कि जैसे कॉसेक थीटा आपके पास है तो कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा का उल्टा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का इन्वर्स पढ़ते हैं। और इसका मतलब कभी भी ये नहीं समझेंगे कि साइन इन्वर्स थीटा ये चीज़ अलग है। साइन इन्वर्स इसको पढ़ते हैं, साइन इन्वर्स थीटा ये साइन थीटा के होल इन्वर्स के इक्वल नहीं होता है। तो ये 5 मुख्य बातें हैं। इतनी 5 मुख्य बातों पर आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आगे के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।